तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चाहे आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं, आपका गुड होना चाहिए। ओके, तो मैं हूं विकास सर और हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट वीडियो हमने आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे में, स्क्रीन के नीचे में ऐसा बॉक्स बना होगा एरो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पे 01 का लिंक दिखेगा, आप उसको क्लिक करो और पहले वो देखो, फिर ये देखने आओ, ठीक है। और अगर आपकी क्वालिटी वीडियो की धुंधली दिख रही हो तो ऑप्शन आपके इस YouTube के स्क्रीन पे 3 डॉट बने होते हैं। इस 3 डॉट को स्क्रीन पे आप देखोगे, 3 डॉट को क्लिक करो, वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन होता है। क्वालिटी को आप चेंज करके 360 या 480 करके देखें, ठीक है। आपका क्वालिटी कम होता है, इसलिए धुंधला दिख रहा है वीडियो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं और आवाज कम है तो आवाज भी बढ़ा सकते हैं और स्पीड भी वहां कम ज्यादा करने की सुविधा होती है, ठीक है बच्चों। चलो पढ़ाई चालू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि एटम का खोज कैसे हुआ था। तो एटम 3 चीजों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उसकी डिस्कवरी किसने किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पूरे डिटेल। उसके बाद आपको पढ़ना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, कैसे पता चला कि एटम कैसा होता है। तो सबसे पहला ट्राई किया था थॉमसन ने, और थॉमसन के मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमिलन मॉडल। उन्होंने अपने पूरे एटम की तुलना वाटरमिलन से की थी, बट उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। तो हम लोग को अपना यहीं से पढ़ाई चालू करना है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया एटम के बारे में? तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। हम आपको बताया था कि एटम दिखता नहीं, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही बताना पड़ता कि देखो ऐसा हुआ होगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित हो गया था कि एटम के बीच में छोटा सा जगह होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सबको पता होगा न्यूक्लियस के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एटम के लिए लिया था गोल्ड फॉयल। क्या लिया था इन्होंने? गोल्ड फॉयल। फॉयल मतलब समझता होगा, फॉयल का मतलब होता है थीन सीट, वेरी थीन सीट, वेरी वेरी थीन सीट। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल काजू कतली मिठाई पे होता है, बिल्कुल काजू कतली मिठाई जो होता है उसमें पतला सा फॉयल होता है ना सिल्वर का, उससे भी पतला एकदम फॉयल बना लो, सीट बना लो, उसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल। और गोल्ड ही क्यों लिया था? बिकॉज गोल्ड को जितना पतला बना सकते उतना पतला किसी और को बनाना संभव नहीं है। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। कोई पूछ सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल है। आप नोट करते जाओ कॉपी में, ठीक है। सारी चीजें हम लिखते नहीं है, लेकिन आप पेन पेपर लेके बैठो पढ़ने के लिए और एक बार में पूरा लेक्चर देखना है, बीच में पॉज मत करना और कहीं उठ के जाना मत। एकांत मन से बैठ जाओ कि आधा 1 घंटे एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बीच में बिल्कुल मत जाना, नहीं तो पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सभी से निवेदन है, ठीक है, एक बार में पूरा लेक्चर कंप्लीट करें। तो गोल्ड फॉयल क्यों लिया था? बिकॉज गोल्ड इज वेरी मैलिएबल। और इस पे इन्होंने क्या किया, इधर से एक पार्टिकल डाला, उस पार्टिकल का नाम है अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा। अभी अल्फा क्या होता है? तो आप एटम जानते होंगे, एटम में हाइड्रोजन एटम जानते होंगे, बिल्कुल, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसी तरह एक एटम होता है हीलियम। हीलियम के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। हीलियम के पार्टिकल पे अगर 2 प्लस चार्ज ला दो, हीलियम के पार्टिकल पे 2 प्लस चार्ज ला दो, कैसे आएगा प्लस चार्ज? तो प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन निकालने से, ठीक है। आपको इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ाएंगे, नहीं जानते हैं तो आप अभी थोड़ा सुन लें, फिर आगे हम बताएंगे कि हीलियम पे जब 2 प्लस चार्ज आएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा एक पार्टिकल है, बस इतनी बात समझे। अल्फा एक छोटा छोटा दाना, कण एकदम छोटा, जिसपे 2 प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। और इसका मास है 4। इसका मास कितना है? 4। यानी इसका भार भी है और इस पे चार्ज भी है, प्लस चार्ज है। प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन। सबको पता होगा प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन। प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो हीलियम अल्फा क्या है? तो अल्फा को बोलते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज। प्लस चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्लस आएगा, लोगे तो माइनस आएगा। कैसे आएगा हम बाद में बताएंगे। आप तो बोलोगे एटम न्यूट्रल होता है, आपने बोला था, बिल्कुल। एटम न्यूट्रल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होगा। अगर ये कम ज्यादा होगा तो चार्ज आएगा। इसी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे एटम के ही चैप्टर में। अभी आप बस इसको थोड़ा एडजस्ट करो। अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा। डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल, इसका डेफिनेशन लिख सकते हो आप। डबल पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल, सॉरी हीलियम, हीलियम एटम। हीलियम एटम पे 2 प्लस चार्ज डाल दो, इज कॉल्ड अल्फा, इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा का सिंबल ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ए जैसा, ऐसा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ओके, अल्फा पार्टिकल समझ गया होगा। अल्फा क्या है? सीधी बात क्या समझना, अल्फा पे प्लस चार्ज होता है और
इस पे 2 प्लस चार्ज है और उसके बाद इसका मास भी है 4। तो यहां पर इन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे फेंके, ऐसा फेंके सट खटाखट। ओके, सिम 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 सिम। क्या हो रहा सर? ये देखो, ये सब अल्फा सीधे सीधे जा रहा है इधर। ओके, ये सब अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल समझ रहा होगा, 2 प्लस वाला। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड लिया, एकदम पतला सा गोल्ड का फॉइल, और ऐसा अल्फा फेंक दिया उस पर। देखा तो फेंक दिया तो अल्फा सीधे सीधे। चलिए एक हम कहानी सुनाते हैं। आपके आंख पे पट्टी बांध दिए और हमने आपके हाथों में दे दिया पत्थर अल्फा जैसा, और आपको मारने बोले। ठीक है, जब आप मार रहे हैं तो कुछ आवाज ही नहीं आ रहा पत्थर से। इसका क्या मतलब है? नो साउंड। इसका मतलब पूरा जग सामने मेरा जो भी पत्थर आप जहां मार रहे हो खड़ा होकर खाली है। अच्छा, अब आप पत्थर मारे, टकरा गया, जैसे कुछ भी आ गया तो टकरा जाएगा। आंख तो पट्टी बांधा, आपको देख तो रहा नहीं है क्योंकि एटम भी दिखता नहीं था, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा, पट्टी बांध लो। फिर टकरा गया तो आपको कान को आवाज सुनाई देगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा मेरा पत्थर किसी चीज से टकराया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला, सारे मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े मुड़ गए। देखो ये मुड़ा, क्यों मुड़ा होगा आपको समझाते हैं। क्योंकि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता था, दिखता तो था नहीं बट ऐसा होता था भाई। कैसे पता चला? ये मुड़ने से। तो जब ये न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज और अल्फा पे भी प्लस है, प्लस प्लस के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन। तो कुछ क्यों मुड़ा? एक बच्चे ने पूछा सर कुछ क्यों मुड़ा, ज्यादा मुड़ना चाहिए? बोले हाँ, कुछ क्यों मुड़ा, इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। अब कोई सोच रहा होगा सर खाली कैसे है पूरा जगह, इसमें तो इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखो तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत मास कम है। आपने नहीं देखा पहला वीडियो तो देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। बहुत कम है तो क्या होगा? अल्फा को रोक ही नहीं सकता है। जैसे हम पत्थर मारे तो हवा मेरे पत्थर को रोक देगा क्या? कोई बोलेगा सर हवा है, हवा को कैसे छेद के पत्थर चला गया? आप क्यों बोल रहे हैं खाली है? बोलो हवा है रूम में। अरे नहीं भाई, हवा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता पत्थर पे, उससे वो आराम से चला जाएगा पार पार करके। उसी तरह ये अल्फा भी पत्थर जैसा है और ये इलेक्ट्रॉन भी हवा जैसा है। इलेक्ट्रॉन अल्फा को नहीं रोक सकता, तो एक सीधे सीधे जा रहा तो हमने मान लिया खाली है। कुछ अल्फा मुड़ गया। क्यों मुड़ा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और यहां पे जाके जब प्लस के सामने आएगा तो मुड़ना है, बिल्कुल प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा। कुछ क्यों मुड़ा? क्योंकि ये बहुत कम है। अगर ये बड़ा रहता तो ज्यादा मुड़ता। तो थॉमसन का तो कहानी गलत हो गया। थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरा एटम प्लस चार्ज का है? बिल्कुल नहीं। अगर पूरा एटम प्लस का होता तो हम मारते इस पे अल्फा तो पूरे अल्फा मुड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं मुड़ा। इसका क्या मतलब है कि पूरा प्लस नहीं है। थॉमसन ने गलत बोला था। यह बात को किसने साबित कर दिया? रदरफोर्ड ने। कैसे? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके। सबको बुलाया होगा, आओ आओ भाई इधर आओ, ये देखो गोल्ड, ये देखो हम अल्फा मार रहे हैं, सारे अल्फा सीधे चले गए, पूरा प्लस तो है नहीं, थोड़ा सा मुड़ा अल्फा। तो कुछ अल्फा मुड़ गए, कुछ अल्फा मुड़ गए। तो इससे क्या पता चला कि एटम में छोटा सा, क्योंकि कुछ मुड़े हैं, छोटा सा प्लस चार्ज का कोई जगह है। ओके, एक अल्फा मतलब 20,000 में से एक अल्फा वापस आ गया। अब इससे क्या समझा? जैसे मान लो हमने बंदूक से गोली मारा, इस हाथ पे मारे तो हाथ को छेद करके गोली निकल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोहा ला ले, इतना मोटा लोहे का सीट, और गोली मारो, छेद नहीं करेगा, गोली बाउंस बैक हो जाएगा। क्यों? गोली का रफ्तार कम हो गया? जी नहीं, हाथ कम का डेंसिटी कम है। हाथ को गोली छेद सकती है लेकिन लोहा को गोली नहीं छेद सकती, क्योंकि लोहा का डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। लोहा बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत घना है, बहुत डेंस है, उसको गोली आर पार नहीं कर सकती। उसी तरह न्यूक्लियस भी, चाहे कितना भी जम से तुमने अल्फा फेंका जोर से, लेकिन उसको पार नहीं की, छेद के जैसे पार नहीं की। कोई बोला सर रिपल्सन, तो नहीं, अगर जोर से मारेंगे तो रिपल्सन को भी छेद के पार कर सकती। रिपल्सन का पावर से भी ज्यादा अगर स्पीड हो गया तो आर पार जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका यह मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत डेंस है, बहुत घना है। पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में है। हाँ, क्योंकि आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी ज्यादा है मतलब मास भी ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे पता चला न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम का पूरा मास किसमें फिट है? जाके न्यूक्लियस में। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, एटम 1 ग्राम का है तो 1 ग्राम में 0.999 ग्राम का कौन है? न्यूक्लियस। और 0.0001 ग्राम में पूरा एटम आ जाता है। यानी मोस्टली एटम का पूरा मास कहाँ केंद्रित है, कहाँ कंसंट्रेट है? न्यूक्लियस में। यह बात कैसे पता चली कि अल्फा उसको आर पार नहीं किया, अल्फा उससे वापस आ गया टकरा के।
तो बस 20,000 में से एक अल्फा, वही अल्फा वापस आएगा जो एकदम न्यूक्लियस के सामने गिरेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है बिकॉज न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, उसके सामने जाने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए ये कम वापस आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से 3 बातें कंक्लूजन निकला। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से 3 चीजें समझ में आई। पहला कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्लियर हो गया? लिखते नहीं आप, सुन के लिख लो। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, पहली बात ये क्लियर समझ में आई। कैसे पता चला? बिकॉज मोस्टली अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन यानी मुड़ना। पहली बात, ये बात समझ में आ गई रदरफोर्ड को। दूसरी बात क्या समझ में आई कि देयर इज ए प्लस चार्ज, देयर इज ए प्लस चार्ज, सॉरी देयर इज ए प्लस चार्ज रीजन प्रेजेंट इन एटम, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कैसे पता चला? क्योंकि बहुत कम अल्फा मुड़ा था। इन्होंने ऐसा गेस किया था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁵ टाइम्स लेस है कौन? न्यूक्लियस। किससे? एटम से। 10⁵ मतलब हो गया 1 लाख, 1 लाख यानी 1 लाख गुना छोटा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड में आप छोटा सा क्रिकेट बॉल ले जाके रख दो बीच में ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड को आप एटम सोचो और वो छोटा सा बॉल न्यूक्लियस है, इतना साइज में डिफरेंस है, ऐसा सोचो, बहुत डिफरेंस है। न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड पूरा एटम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब इतना बड़ा नहीं, आंखों से दिखता नहीं, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि जो भी साइज है छोटा सा, उस छोटे में भी न्यूक्लियस बहुत छोटा है। कितना छोटा है? 10⁵ टाइम्स। न्यूक्लियस 10⁵ टाइम्स छोटा है किससे? एटम से। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बात क्या समझ में आई? मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्टली अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डेविएशन। दूसरी बात क्या समझ में आई कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गए थे। इट मीन्स देयर इज ए प्लस चार्ज रीजन प्रेजेंट इन ए स्मॉल वॉल्यूम इन ए एटम, किसी भी एटम में प्लस चार्ज का कोई जगह है जो बहुत छोटा है। तीसरी बात, 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक या कम्स बैक। इट shows that alpha particle cannot penetrate the nucleus. It means nucleus is very dense. The entire mass of atom is concentrated inside the nucleus. Okay, clear हो गया? नहीं समझ में आया? फिर से थर्ड पॉइंट सुनते हैं कि अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल कम्स बैक. It means the total mass of the atom is concentrated in nucleus. यानी एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर है. ओके, तो ये रदरफोर्ड ने इस प्रकार से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई. तो व्हाट इज न्यूक्लियस? तो देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज रीजन प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एक प्लस चार्ज का जगह होता है रीजन में जो कि बहुत छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स, 1 लाख गुना छोटा होता है, और उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. तो इस तरह से न्यूक्लियस का खोज हुआ. तो अब न्यूक्लियस का खोज हो गया तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप नोट कर सकते हैं. तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी होने के बाद रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल प्रेजेंट किया. उन्होंने बताया कि एटम कैसा दिखता होगा थॉमसन के बाद. तो न्यूक्लियस की खोज तो हो गई थी. तो इन्होंने क्या बोला अपने मॉडल में? इन्होंने बोला कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इनके मॉडल में सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया. सबसे पहली चीज कि एटम के अंदर बीच में बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, वेरी स्मॉल, ऐसा लिख लो. आप बोल रहे हैं तो ही लिख लो, नहीं तो हम लिख देंगे, बट लिखने में ज्यादा टाइम लगता है. वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज प्रेजेंट, लिख लेंगे आप, डिक्टेट करते आप नोट कर लो. वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, पहला पॉइंट. ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया. न्यूक्लियस के बाद डेफिनेशन. दूसरी बात यही बोल सकते हैं आप, इसमें भी बोल सकते हो, अलग भी बोल सकते हो. द इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. एटम का पूरा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है. न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम. एटम के तुलना में बहुत स्मॉल है और पूरा उसका मास कहाँ कंसंट्रेट है? न्यूक्लियस के अंदर. तीसरी बात इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं. आपको बताया था ना, शक्तिमान जैसा, ऐसा
अब देखिए हम बना नहीं सकते, ऐसे फिर ऐसे, ये शक्तिमान लग रहा है, यस सर शक्तिमान जैसा दिख रहा है ये तो, बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये ऐसा होता है, कुछ बुक्स में ना इन्होंने ऐसे सिंपल बनाने के लिए ऐसा, बट ये फील नहीं आता, ऐसा लगता है चपटा है, नहीं ये 3D होता है एटम, तो ऐसा होता है, आप ऐसे ही बना लोगे चलता है। तो एटम्स जो होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ गोल गोल पाथ में घूमते हैं, और इस गोल पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप सिंपल ऐसा ऐसा बना लो। इस ऑर्बिट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने तुलना किया था लाइक सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के जैसा, ये सन मान लो और ये प्लैनेट्स मान लो, यानी एक आया तो तरबूज से तुलना करके चल दिया, एक आया तो सोलर सिस्टम बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स, चौथा बात इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज, तो माइनस प्लस को पकड़ के रखता है, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच हेल्ड देम टुगेदर, जो इन दोनों को एक साथ बांध के रखता है। चलिए, तो आपको तो ऐसा लग रहा हो कि इन्होंने सारी चीजें सही बताई, बिल्कुल, थोड़ा बहुत मिस्टेक निकाला गया, कैसे, तो वो चीज हम आपको समझाते हैं। फिर से देख लीजिए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एटम के बारे में क्या बातें बताई थी। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बोला था न्यूक्लियस के बारे में, यानी देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज रीजन is present inside the nucleus is called is inside the atom is called nucleus, नोट करें। दूसरी बात क्या बोला इन्होंने, the size of nucleus is very small as compared to atom, 10 to the power 5 times less, आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो, and the entire mass of atom is concentrated inside the nucleus। okay, next, electrons are revolving around the nucleus in circular path called orbit, orbit का नाम दिया था। उसके बाद देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच हेल्ड देम टुगेदर, जो इन दोनों को बांध के रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसके बाद आता है अब इसमें क्या गलतियां थी, इनका ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स। देखो थॉमसन मॉडल का हमने ड्रॉबैक नहीं पढ़ाया, तो थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या था कि थॉमसन मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब रदरफोर्ड ने सबको करके दिखाया कि हम अल्फा मार रहे हैं तो सीधे सीधे जा रहा है। थॉमसन ने तो बोला था कि पूरा प्लस चार्ज हर जगह है, अगर हम उसमें अल्फा मारेंगे तो अल्फा जाना ही नहीं चाहिए, बट जा रहा है, सबको दिख रहा है, तो उनका गलत हो गया। यानी रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग थॉमसन का मॉडल गलत हो गया। ठीक है, या आप सीधी बोल सकते हो कि थॉमसन ने बोला था प्लस चार्ज सभी जगह, बट एक्चुअली में प्लस चार्ज सिर्फ बीच में होता है न्यूक्लियस में, ये गलती हो गई। चलिए, इनकी ड्रॉबैक क्या हुई, देखिए जब रदरफोर्ड ने थ्योरी बनाया था उसके बहुत पहले एक थ्योरी बना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या बोला था, ध्यान से सुनेंगे। इस थ्योरी ने ये बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज जिस पे कोई चार्ज होना चाहिए प्लस माइनस, एक्सिलरेट मोशन करेगा, एक्सिलरेट रहेगा, एक्सिलरेट समझता होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी होगा, एक्सिलरेटेड मोशन होगा, तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट करती है। जैसा कि हमको देखते हैं बल्ब से निकल रहा है एनर्जी लाइट के फॉर्म में, जितनी भी चीजें एलईडी, सोलर सेल, लाइट्स जो भी एमिट कर रहे हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और ये थ्योरी सही है, गलत नहीं है। इस थ्योरी को इससे जोड़ा गया तो गलत हो गया इनका मॉडल। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। इस थ्योरी ने क्या बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज जिस पे होना चाहिए प्लस माइनस कोई भी चार्ज, वो चलेगी, एक्सिलरेट करेगी, चलेगी नहीं, एक्सिलरेट यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी उसका बदलेगा तो फिर उससे एनर्जी निकलेगा, किस रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, लाइट के रूप में, ऐसा होता है। तो अब देखो रदरफोर्ड के भी अनुसार इलेक्ट्रॉन है, देखो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या बोला था कि कोई भी एक्सिलरेट करेगा तो क्या एमिट करेगा, एनर्जी, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी छोड़ेगा, एमिट करेगा, बाहर निकलेगा, एनर्जी निकलेगा ना। ये समझ में नहीं आ रहा, चलिए फिर से एक बार देखिए। ये एक थ्योरी बनाया गया था, जैसे कोई थ्योरी पहले बनाया गया और बाद में आप कुछ बोलते हो तो दोनों को मिलाया जाएगा ना, उसने ऐसा बोला आपने ऐसा बोला, देखते हैं मिलाने पे क्या होता है। यहाँ पे वो ऐसा ही हुआ, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है वगैरह वगैरह। इस थ्योरी ने बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन, एक्सिलरेट होगा, एक्सिलरेट हो रहा है,
तो उससे एनर्जी एमिट होगा। ये बात होता है, सही है, तो यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा लोग गेस किया। ये दिखता तो है नहीं, तो गेसिंग ही करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी एमिट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा। जब वो कम होगा तो धीरे धीरे किसके पास आ जाएगा, वो न्यूक्लियस के पास, और अंत में कहाँ जाके मिल जाएगा, न्यूक्लियस में। और अगर ऐसा हो गया तो देखो, पहले एटम कितना बड़ा है, इतना बड़ा, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, धीरे धीरे एटम का साइज क्या हो रहा है, छोटा छोटा छोटा। तो ऐसा तो होता नहीं है। ये देखो, ये पेन एटम से बना है, क्या ये छोटा हो रहा है धीरे धीरे, नहीं हो रहा। यानी रदरफोर्ड के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो रदरफोर्ड के हिसाब से साइज ऑफ एटम अनस्टेबल होगा। इट डू नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने नहीं बताया द स्टेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ एटम। देखो, इसको अब नोट कर लेना है, पेपर में आता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या गलती थी, सब तो सही लग रहा है, तो ये गलती निकाला गया इस थ्योरी को इसमें जोड़ करके। क्या बोला गया, इट डू नॉट एक्सप्लेन, इस मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था स्टेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ एटम। यानी इस मॉडल के हिसाब से एटम का साइज स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो घट जाएगा धीरे धीरे। बट कोई भी चीज दुनिया में अपने आप धीरे धीरे तो नहीं घट रहा है। ये पेन घट रहा है, ये बोर्ड घट रहा है, नहीं घट नहीं रहा, लेकिन आपके थ्योरी के हिसाब से लग रहा है कि घटेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो कैसे हो गया, तो आप इसको एक्सप्लेन करने के पेपर में बोलते तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड। आप नोट करें पेन पेपर लेके, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर इतना हम लिख नहीं सकते। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड, इट एमिट, एमिट मतलब छोड़ना, इट रेडिएट, एमिट जो भी लिखो, इट एमिट एनर्जी। If electron emits energy, its energy decreases and slowly it come closer to the nucleus. धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा and finally it fall into nucleus. अंत में ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। Thus the atoms will be unstable. ऐसा हुआ अगर तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, बट है नहीं, एटम तो स्टेबल है, हमको पता है। तो इससे ये मॉडल का क्या प्रॉब्लम था कि इसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि एटम का साइज स्टेबल नहीं है। यानी इस पूरे मॉडल में एनर्जी को लेकर के ही प्रॉब्लम है। यानी इन्होंने ये बताया नहीं कि एटम में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एनर्जी निकलता है कि नहीं निकलता, और ये चीज बता देते तो इनका मॉडल पूरा सही हो जाता। इस बात को अगले साइंटिस्ट ने आके करेक्ट किया, उसका नाम था नील्स बोर। तो हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, कैसे किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। इसके लिए नहीं मिला, ये तो गलत हो गया। नोबेल प्राइज न्यूक्लियस के लिए मिला। न्यूक्लियस तो बिल्कुल सही में खोजा था उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा क्या है, प्लस चार्ज वाला पार्टिकल डाला। प्लस वाला क्यों डाला, माइनस वाला डालते तो चिपक जाता हो, तो पता ही नहीं चलता। तो उन्होंने प्लस वाला डाला, और फिर वो क्या हो गया, प्लस वाले रिपेल हो गए, तो पता चल गया कि बीच में कोई प्लस चार्ज का जगह है, न्यूक्लियस, काम खत्म। ओके, इन्होंने एटम के बारे में मॉडल बनाया, फिर एटम कैसा दिखता होगा। तो इन्होंने बोला हकीकत में ऐसा होता है, देखो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं सिंपल में। इन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा होता है, प्लस चार्ज का रीजन होता है, और एटम का पूरा मास उसमें कंसंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। बस सिंपल। गलती क्या निकाली गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो उससे एनर्जी एमिट होगी, निकलेगी। अगर ऐसा हुआ तो एटम का साइज घट जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द साइज ऑफ एटम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, अगला है बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो बोर्स मॉडल लास्ट में आया, तो इन्होंने क्या किया, सारे पॉइंट्स को मिला दिया, सारी बातें जिन्होंने पहले वाले साइंटिस्ट लोगों ने बोला था उसको मिला दिया, और चीजें गलतियां पूरा सही करके पूरा क्रेडिट लेके चले गए। बारे बाहुबली जो लास्ट में मार लिया बाजी इन्होंने, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि एटम 3 चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा इक्वल होती है, तो एटम होता है न्यूट्रल। पहला पॉइंट इतना बड़ा बोला उन्होंने। बिल्कुल, ये सारी बातें आप चैप्टर में पढ़े हो, पूरा हम समराइज कर रहे हैं। दूसरी बात सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और इस पाथ का नाम उन्होंने दिया एनर्जी लेवल। क्या नाम दिया इसका नाम उन्होंने, एनर्जी लेवल। देखो नाम बदल दिया इन्होंने,
एनर्जी लेवल या इसको इन्होंने सेल भी बोला। जैसे गेम आप खेलते हो, गेम में लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहां भी है। तो एनर्जी लेवल का इन्होंने नाम लेटर KLMN से लिखना चालू किया। एनर्जी लेवल KLMN या सेल बोल सकते हो। K सेल पहला सेल है न्यूक्लियस के सबसे पास, L फिर उसके बाद M, उसके बाद इन्होंने सेल का नाम दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स सेल में रिवॉल्व और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल या सेल। दीज सेल आर डिनोटेड विथ KLMN। K मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और या सेकंड ऑर्बिट एंड सो ऑन। कोई सोच रहा होगा ABCD से काहे नहीं चालू किया, ऐसी उनकी मर्जी। थर्ड ऑर्बिट ऐसा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला तीसरे पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होता है। वाह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट था। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स्ड नंबर होता है। कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था 2n²। 2n², इससे निकलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था इन्होंने? 2n²। 2n², n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहला है तो n का वैल्यू 1, ये n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2। करना क्या है, हर नंबर का स्क्वायर करके डबल कर दो। फिर देखो 2 का स्क्वायर 4 का डबल 8, 2 × 2 का स्क्वायर कितना आएगा इलेक्ट्रॉन 8, 2 × 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 = 18। तो ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात भी तो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन घूमता है, कितना घूमता भाई, एक में कितना, 2 3 4 5 10, फिक्स ही नहीं किया कि एक एक घूमता है। तो ये चीज भी रदरफोर्ड में प्रॉब्लम थी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ सब क्लियर किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला, फिर से एक बार देख लो। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है, तो एटम होता है न्यूट्रल। आप पूरा लिखना कॉपी में, ऐसे मत लिखना। उसके बाद इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। दे आर डिनोटेड विद KLMN। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेल इज फिक्स। हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय 2n²। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और उसके बाद 18, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हर सेल के पास अपना एनर्जी होता है। हर सेल के पास एनर्जी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। सेल में एनर्जी होता है, सेल के पास एनर्जी होता है, फिक्स एनर्जी, इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। जो सेल न्यूक्लियस के पास में है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, नहीं सबसे कम होता है, और उसके बाद ज्यादा होते जाता है। न्यूक्लियस के पास वाले का एनर्जी क्या होता है, कम। न्यूक्लियस के पास वाले का लेस एनर्जी, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे उतना एनर्जी ज्यादा, यानी इससे ज्यादा एनर्जी इसमें है, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास वाले का एनर्जी सबसे क्या होता है, कम होता है, ओके, मिनिमम एनर्जी। और न्यूक्लियस के आगे वाले का एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा। पांचवा बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन, तो शॉर्ट में हमने लिखा, पूरा डिटेल में कॉपी में लिखते जाओ, नोट बनाओ, नोट बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा तुमको। When electron revolve in its own orbit, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, मान लो दोनों इसमें घूम रहा, तो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता है। देखो यही रदरफोर्ड की गलती थी। रदरफोर्ड ने तो बोला ही नहीं था कि एमिट करता है कि नहीं करता, तो हम अपने मन से मान लिए करता होगा, क्योंकि पहले किसी और ने बोला था कि जब भी चार्ज पार्टिकल चलता है तो एनर्जी निकलता है, तो हमने मान लिया कि उनमें भी निकलता होगा। बट इन्होंने क्लियर कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एनर्जी नहीं निकलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, सॉरी बोर्ड्स का मॉडल। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, बोर्ड्स के मॉडल थोड़ा लंबा है, 5-5 पॉइंट है। देखो इसमें मेन 2 ही पॉइंट होता है, एक ये और एक ये, ठीक है, बाकी सब हम लोग पहले से जान रहे हैं। देखो पहला,
पहला क्या है कि हर एटम, ये चीज आपको नोट करना चाहिए, बोर्ड का मॉडल फाइनल है आपके लिए और पूरा एटम का लगभग पूरा आइडिया इसमें दिया हुआ है, पूरा मेन चीज और सही सही है लगभग। तो इसके बाद भी एक मॉडल आया था जो आपको 11th पे पढ़ना होगा, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसको सही किया, लेकिन लगभग इन्होंने सारी बातें सही बोल दी थी। तो देखो इन्होंने बोर्ड से एटॉमिक मॉडल में पहला बोला इन्होंने कि एटम 3 चीजों से बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्लस चार्ज इस पे है, इस पे माइनस है, इक्वल होता है तो एटम न्यूट्रल होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गोल गोल पाथ में घूमता है, उस पाथ का नाम ऑर्बिट नहीं बोलना, एनर्जी लेवल या सेल होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, फिक्स नंबर से क्या बोले थे, हाँ, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी सेल इज फिक्स, हर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है और वो कैलकुलेट होगी 2n² से। जैसे यहाँ पे रख दो 2 × 1 का स्क्वायर 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और हर सेल एक एनर्जी को दिखाता है, यानी हर सेल एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी का ऊर्जा का स्तर है, एक लेवल है। यहाँ जो घूम रहा है उसका एनर्जी कम है, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा इसमें। ठीक है, न्यूक्लियस के पास सबसे कम एनर्जी, जैसे जैसे आगे जाएंगे एनर्जी बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन जब अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा तो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता है। तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गया कि एटम की खोज कैसे हुई और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कितना प्रॉब्लम हुआ, पहले किसी ने कुछ बताया, फिर किसी ने सुधारा उसको। तो इस तरह से फाइनल मॉडल आपको समझ में आ गया। अब एटम में यूज होने वाले कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे इस चैप्टर के लिए। अगला पढ़ना है एटॉमिक नंबर, आप नोट कर लो बोर्ड से एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखो यहां इन्होंने बोला है कि डू नॉट एमिट एनर्जी जब वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल के यहां जाएगा ना, तो देखो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी उसको लगेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आएगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा। नहीं समझा? इधर ट्राई करते हैं। देखो ये सब उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें आ रहा है, इसमें एनर्जी क्या है, कम, लो एनर्जी है, सबको पता है। न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना कम एनर्जी और हाई एनर्जी। अब आप एक एग्जांपल बताओ, इस मान लो इसका एनर्जी 10 है और इसका 12, आपको 10 एनर्जी से 12 वाले में जाना है, क्या करना होगा, 2 चाहिए बाहर से, बिल्कुल। यानी जब तुम किसी एटम को एनर्जी दे दो बाहर से, ये एटम है पेन, हम इसको घिस के एनर्जी दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, लाइट दे दिए, कुछ भी एनर्जी दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके अगले ऑर्बिट में चला जाता है, अगले सेल में ज्यादा एनर्जी में, और फिर जब वो वापस आएगा तो एनर्जी जो लिया था उसको बाहर फेंक देगा लाइट के रूप में। समझ में आया एनर्जी कब एमिट करता है? बिल्कुल। तो अपने सेल में घूमेगा तो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, जब वो अपना सेल बदलेगा तो कर सकता है, वो भी बदलते समय जाएगा तो एनर्जी खींचेगा, आएगा तो वापस करेगा। बहुत सिंपल है, समझ के रखो। 10 से 12, 12 से 10 में आएंगे तो 2 एमिट कर देंगे, सिंपल है। ये 10 12 हम अपने मन से बता दिए थे। चलो, तो यही है तुम्हारा एटम की पूरी कहानी। क्लियर हो गया होगा। अब तुमसे कोई एटम पूछ दे तो तुम जरूर बताना उसको एटम क्या है, तो एटम कैसा होता है। तो ये है एटम की पूरी आइडिया, आप उसको समझाओ। तो क्या क्या आपको चीजें समझ में आ गई कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, छोटा सा होता है। जो चीज मेन है वो याद करो, कितना छोटा है, 10⁵ टाइम्स इससे छोटा है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे 0, तो 0 और प्लस मिलेगा तो प्लस बचेगा, तो इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है। चारों तरफ गोल गोल पाथ है, इस पाथ का नाम एनर्जी लेवल या सेल, इसको K एलिमेंट से दिखाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। पता कैसे चला, 2n² फॉर्मूला से। हर सेल का एनर्जी फिक्स होता है, और जो सेल जितना न्यूक्लियस के पास है उसका एनर्जी कम है, आगे जाने पे बड़ा। देखो सेल बड़ा, एनर्जी ज्यादा, याद हो रहा होगा। जब वो अपने कम से ज्यादा एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी खींचेगा और वापस आएगा तो फेंकेगा, लेकिन अपने ही सेल में घूमेगा तो कोई एनर्जी खींचेगा भी नहीं, फेंकेगा भी नहीं। क्लियर हो गया होगा? ओके, तो आप ये नोट कर लो।